हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आज के इस वीडियो में इंडियास ओपनहाइमर कहे जाने वाले सर होमी जहांगीर भाभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। याद रखें, ये वही शख्स हैं, ये वही शख्सियत हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम नाम दिया जाता है। याद रखें, ये वही शख्स हैं जिनकी मृत्यु 24 जनवरी वर्ष 1966 को एक ऐसे स्थान पर हुई जहां पर एक्चुअल में रडार भी काम नहीं करते हैं, जहां पर कंपास फेल हो जाते हैं। और इनकी मृत्यु आज भी एक साजिश, आज भी एक रहस्य का विषय बनी हुई है कि कहीं इसके पीछे यूएसए की साजिश तो नहीं, या फिर वाकई में ये एक हादसा था। चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में कि एक्चुअल में किस प्रकार से इनकी मृत्यु का डायरेक्टली रिलेशन आपको केरला तमिलनाडु वाले कोष से देखने के लिए मिलेगा। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। याद रखिएगा, ये जो होमी जहांगीर भाभा सर हैं, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। इन्हें इंडिया का यदि मैं सुपर हीरो करार देता हूं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अर्थात वे सभी हीरो हीरोइंस, वे सभी अभिनेता जिनको हम एक्चुअल में मूवीज में देखकर खुश होते हैं और हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, याद रखें, यह उनके पैर की धूल भी नहीं है। क्लियर? अर्थात होमी जहांगीर भाभा के यह पैर की धूल भी नहीं होंगे। यदि यह बात कही जाए तो यह बिल्कुल सत्य है कि होमी जहांगीर भाभा रियल लाइफ में हीरो थे और होमी जहांगीर भाभा रियल लाइफ में सुपर हीरो थे। यह कैसे? तो आज के इस वीडियो के अंत तक यह बात आपको अच्छे से भलीभांति तौर पर समझ में आ जाएगी। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली ह्यूमन नेचर है कि यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बहुत देशभक्ति की बातें कर रहा है या फिर मातृभूमि के प्रति उसका समर्पण बहुत ज्यादा है, तो हम यह समझ लेते हैं कि वह जमीन से उठा हुआ व्यक्ति और शिखर तक पहुंचा है। परंतु याद रखिएगा कि ऐसा भाभा के केस में बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखें कि होमी जहांगीर भाभा का डायरेक्ट रिलेशन आप पाएंगे कि टाटा फैमिली से था और इन्होंने वर्ष 1948 में सर नेहरू को एक पत्र लिखा था जिसमें भारत को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जाने की बात कही गई थी। इसमें भारत के लिए एक 3 सदस्यीय कार्यपालिका कमेटी का गठन का प्रस्ताव भी रखा गया था, जो कि डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करती थी या फिर जो कि डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करेगी। और इसका उद्देश्य भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना था। याद रखें, भारत को परमाणु बम बनाकर देना नहीं, भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना था। अब इस परमाणु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है या फिर भारत सरकार इसका प्रयोग किस आधार पर करती है, किस वे में करती है, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। परंतु हर बार शुरू से शुरू करते हुए हम एक्चुअल में प्रारंभ करते हैं कि कहां से इस कहानी ने एक सुनियोजित मोड़ लिया। एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि कहां से यह बात सामने आई कि भारत एक्चुअल में परमाणु शक्ति बन सकता है। और यहीं पर हम समझेंगे कि क्या ये जो क्वेश्चन मार्क आज लगा है कि सर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के पीछे क्या यूएसए की कुछ चाल थी या फिर यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है अर्थात CIA, क्या इसका हाथ था और यह बात क्यों कही जाती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिना देरी किए हम प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन। याद रखें कि ये जो होमी जहांगीर भाभा थे, इनका एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था और यदि इनके एजुकेशन की बात करें तो यह वर्ल्ड के कुछ फेमस साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं। याद रखें कि यहां पर यह भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले परमाणु शक्ति बनाए जाने के संदर्भ में किसी ने विचार भी नहीं किया था और यह इनका पहला प्रयास था और इन्होंने यह करके दिखाया भी। भले ही इनकी मृत्यु के समय आप पाएंगे कि भारत में जो इनका प्रयास था वह सफल नहीं हो पाया, अर्थात पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाया था, परंतु इन्होंने नींव अवश्य रख दी थी कि सर मैंने पूरा का पूरा खांचा तैयार कर दिया है, अब आपको केवल और केवल यहां पर परीक्षण करना है। और 1998 में पोखरण में जो परीक्षण हुआ जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा 2, इसका आधार माना जाता है सर होमी जहांगीर भाभा को। याद रखें, अब बिना देरी किए हम प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन। बात शुरू होती है 1948 से, जब भाभा सर नेहरू जी को एक पत्र लिखते हैं और यहां पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाए जाने की बात करते हैं जो कि डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करती है और इसका उद्देश्य, इसका काम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर कार्य करना होता है, अर्थात भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना होता है। परंतु यहां पर कहानी में मोड़ जब आता है जब 1962 में, अब मैं यहां पर ईयर लिखते जाऊंगा, याद रखिएगा कि ये ईयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये आपके लिए इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सब्जेक्ट है आपके यूपीएससी का, इसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में यदि हम इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से या फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफी में जियोपॉलिटिकल एंगल से बात करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें।
भले ही आप इसको 10-10 मिनट करके देखें। कारण यह है कि यहां पर जब मैं बोल रहा हूं तो कंटेंट बहुत सारा है, आपको अपने माइंड में सेटल डाउन करने के लिए थोड़ा सा इसको स्लोली सुनने की आवश्यकता है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा स्लो बोलूंगा ताकि आपके माइंड में एक एक बात सेटल डाउन हो सके, और साथ में हर चीज का यह जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। क्लियर? चलिए तो प्रारंभ करते हैं कि ये एक्चुअल में मोड़ लेती है कहानी कहां से, 1962 से। और 1962 से जब मोड़ आया था तो एक्चुअल में 1948 में यह बात क्यों कही गई थी सर भाभा सर के द्वारा कि एक्चुअल में भारत को अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहिए। याद रखें, पूरे विश्व ने 3 विश्व युद्ध देखे हैं, है ना, जिसमें से वर्ल्ड वॉर नंबर 1 पहला विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक शीत युद्ध। सॉरी, मेरे बोलने में गलती हुई, भारत पूरे विश्व ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं और एक शीत युद्ध का वर्णन यहां पर मिलता है। अब याद रखें कि यहां पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या फिर जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसको बेस माना जाता है, इसे आधार माना जाता है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और यहां पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसे आधार माना जाता है शीत युद्ध का, और इस शीत युद्ध को आधार माना जाता है कि भाई इसी शीत युद्ध के द्वारा पूरे विश्व में एक प्रकार से आर्मरीज का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। अर्थात यदि आप शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देखेंगे तो यहां पूरे विश्व में न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ मच गई, और यहां पर पूरे विश्व ने अपने अपने हथियार लाकर सामने रख दिए। इसमें से भारत भी एक है। किस प्रकार से? तो यदि आप भारत को देखें तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारत अपनी परेड में पूरे विश्व के समक्ष उन सभी हथियारों का जखीला निकाल कर परेड लगाता है कि सर हमारे पास इतने हथियार हैं, और ऐसा विश्व का हर देश करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। इसको यदि मैं गलत ठहराऊं तो यह कहावत थोड़ी सी गलत है। इसका अर्थ है कि क्षमा एक्चुअल में वीरों का भूषण नहीं है, क्षमा एक्चुअल में वीरों का ही भूषण है। यदि मान लीजिए आपसे कहा जाता है या फिर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से फाइट करता हूं जिससे मैं नहीं जीत सकता हूं, तो मेरे पास उसे क्षमा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परंतु यदि मान लीजिए मैं शक्तिशाली हूं और मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर सकता हूं या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसका मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता था और मैंने उसके क्षमा कर दिया, तो यहां पर मैं वीर कहलाऊंगा, और यह कहावत मेरे लिए पूर्णतः एप्लीकेबल भी होगी। अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण नहीं है, क्षमा केवल और केवल वीरों का ही आभूषण है। याद रखें, यह बात विश्व का हर देश या फिर विश्व के हर देश पर लागू होती है। किस प्रकार? तो 26 जनवरी को जब भारत अपने पूरे आर्मरीज निकालकर परेड निकालता है तो एक्चुअल में भारत का यह इंडिकेशन होता है कि सर मेरे पास इतने आर्मरीज हैं, और यदि आप मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं इन आर्मरीज का प्रयोग करूंगा, इन हथियारों का प्रयोग करूंगा आपको मारने के लिए। अर्थात यहां पर मैं जब तक किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, जब तक कोई मेरा कुछ ना बिगाड़ ले, परंतु यदि मुझ पर बात आएगी तो मैं अपनी AK-47 निकालकर और अपने परमाणु हथियार निकालकर आप पर हमला कर दूंगा। शायद इसी का परिणाम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि विश्व के तमाम नेशंस के पास, विश्व के तमाम देशों के पास अपना अपना न्यूक्लियर पावर है। अर्थात अपना अपना न्यूक्लियर पावर सभी देशों ने बना रखा है और उसका पेटेंट उनके पास है, अर्थात वह जितना चाहें इसे बना सकते हैं, और यदि उपयोग करने की बारी आई तो उपयोग भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी नेशन है लाइक जापान जिनके पास न्यूक्लियर पावर तो नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं है, परंतु न्यूक्लियर एम्ब्लेयर जरूर है। अर्थात यहां पर यदि कोई भी देश उन पर हमला करता है तो अदर नेशन उनकी सहायता के लिए आ जाएंगे। आज की बात इस टॉपिक पर आधारित नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि यहां पर एक्चुअल में 1962 में, अब आई थिंक आपने मेरा बेस समझ लिया होगा कि एक्चुअल में मैंने पहले बेस क्रिएट किया है कि भाई ये वीडियो आपके लिए क्यों आवश्यक है और इसका रिलेशन आपको कहां से देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इसमें क्या रिलेशन है, शीत युद्ध का इसमें क्या रिलेशन निकल के आता है। अब सुनिए एक्चुअल बात कि 1962 में या फिर 1948 में या फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के कुछ समय पश्चात ही, उस समय भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और आजादी के कुछ समय पश्चात ही भारत ने 3 युद्ध देखे। इनमें 1962 वॉर, 1965 वॉर और 1970 वॉर ये शामिल थी। अब यहां पर प्रभाव ये हुआ कि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ तो इससे पाकिस्तान को यह लगा कि जिस प्रकार चाइना ने इंडिया को डिफीट कर दिया है, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान भी इंडिया को डिफीट करेगा।
कारण यह है कि यहां पर कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट भी करती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। 1965 की वॉर में पाकिस्तान को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा और इसके पश्चात 1966 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं ताशकंद और ताशकंद में एक समझौता होता है जिसके तहत इस वॉर को रोका जाता है। याद रखें, यह वॉर जब रुकी तो यह डेट थी 10 जनवरी वर्ष 1966 और जस्ट नेक्स्ट डे 11 जनवरी वर्ष 1966 की लाल बहादुर शास्त्री सर की कार्डियक अटैक के कारण मौत होती है। यह एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह था कि किस प्रकार से एक ऐसी प्लेस में जहां पर भारत के पीएम को इतनी सुरक्षा प्रदान की गई थी और उनकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा था, उनकी कार्डियक अटैक में मृत्यु हो जाती है। परंतु यहां पर ठीक है, हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो, परंतु याद रखिएगा इसी के कुछ समय पश्चात अर्थात डेट थी अब 24 जनवरी वर्ष 1966 को, और 24 जनवरी वर्ष 1966 से एक हादसा घटित होना चालू होता है जो कि जाता है 15 फरवरी वर्ष 1966 तक। क्या था ये हादसा? तो याद रखें कि यह हादसा एक्चुअल में था कि वह सभी साइंटिस्ट जो कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे सर होमी जहांगीर भाभा सर के साथ, सबसे पहले 24 जनवरी को होमी जहांगीर भाभा सर की डेथ होती है। कहां पर? तो यह डेथ होती है एक्चुअल में यूरोप के एल्स माउंटेन के पास, माउंट ब्लैंक नामक स्थान पर, जहां पर मैंने बताया कि रडार और कंपास वर्क नहीं करते हैं। और 15 फरवरी तक उन सभी साइंटिस्ट जो भी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, जो कि इस प्रोजेक्ट में भाभा सर के साथ थे, एक एक कर उन सभी की डेथ हो जाती है। क्या यह है केवल और केवल इत्तेफाक था? याद रखें, इत्तेफाक वर्ल्ड में या फिर आपकी लाइफ में एक या दो बार होते हैं, यह बार बार नहीं होते। क्लियर? क्या यह इत्तेफाक था? तो यहां पर यह एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सर इसका क्या डायरेक्ट रिलेशन केरला और तमिलनाडु तट से तो नहीं है, या फिर राम सेतु से तो नहीं है, या फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन कहीं यूएसए की साजिश से तो नहीं है? क्या यूएसए ने तो यह साजिश नहीं रची? तो याद रखें कि अब यदि हम इन सभी ईयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले 1962 वॉर, 1965 वॉर और 1966 वॉर, यहां पर एक ईयर और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चाइना ने अपनी हैसियत बताते हुए, या फिर 1964 में जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो न्यूक्लियर टेस्ट करने के परिणाम स्वरूप उसका एक स्टेटमेंट आता है। यहां के जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे, इन्होंने टॉप नूर साइट में जैसे ही यह परमाणु परीक्षण किया और भारत ने, यह चाइना जैसे ही परमाणु शक्ति बना, तो इनका सबसे पहला स्टेटमेंट एंटी इंडिया आया था। और इस स्टेटमेंट को सुनने पर हमारे सर होमी जहांगीर भाभा ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि आई विल प्रोवाइड फायर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ टू यूज दिस फायर। याद रखें, अर्थात मैं भारत को या फिर मैं भारत सरकार को ऊर्जा के रूप में शक्ति प्रदान करूंगा। इस शक्ति का प्रयोग या फिर इस ऊर्जा का प्रयोग वह किस आधार पर करती है या फिर किस प्रकार से करती है, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह स्टेटमेंट, होमी जहांगीर भाभा सर का यह स्टेटमेंट डायरेक्टली इंडिकेशन था कि अब भारत परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है और भारत को परमाणु शक्ति बनाना अब होमी जहांगीर भाभा सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इसके लिए प्रयास भी हुए। अब देखिएगा कि किस प्रकार से यहां पर रिलेशन निकल के आता है और किस प्रकार से यहां पर होमी जहांगीर भाभा सर कार्य करना चालू करते हैं भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने के लिए। उससे पहले मैं आपको कुछ लोकेशंस बता देता हूं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दैट इज ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। अब मैं यहां पर पूरे इंडिया का जिक्र नहीं कर रहा हूं, उससे अभी काम नहीं है हमको, हम केवल और केवल पेनिनसुलर इंडिया की बात यहां पर कर रहे हैं। दैट इज हमारा पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। नीचे आपको इस एरिया में मौजूद देखने के लिए मिलता है, दैट इज यह श्रीलंका वाला क्षेत्र। जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कुछ प्रोमिनेंट पोर्ट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि लाइक ये है हमारा मुंबई वाला क्षेत्र। यहां मुंबई के पश्चात यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज मैंगलोर वाला एरिया। यहां आपको दिखाई देता है दैट इज चेन्नई वाला क्षेत्र। फिर आता है विशाखापत्तनम वाला एरिया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करें, यानी कि यदि ये ऊपर नीचे है तो आप उसको अभी मद्देनजर ना रखें, अभी हमारा टॉपिक दूसरा है। यह है हमारा मैंगलोर वाला एरिया, दैट इज मुंबई वाला एरिया, यह है चेन्नई वाला एरिया और यह है विशाखापत्तनम वाला क्षेत्र। अब जरा देखें कि यदि
भारत के पश्चिमी तट से यदि आपको पूर्वी तट पर आना है तो इसके लिए पहले जो मार्ग यूज किया जाता था, जो अब आज भी यूज किया जा रहा है, अर्थात आपको श्रीलंका के नीचे से होकर आना पड़ता है। क्लियर? परंतु यहां पर भारत एक मार्ग बनाना चाहता है जो कि इस एरिया से बेसिकली होकर गुजरेगा। ठीक है, यह आज भी है और उस समय भी यह प्रोजेक्ट था। याद रखें, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, और इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के द्वारा भारत पश्चिमी और पूर्वी तट को जोड़ना चाहता है और इनके मध्य की दूरी को एक्चुअल में कम करना चाहता है। किस प्रकार से? तो यहां पर एक ब्रिज बनाकर, अर्थात भारत और श्रीलंका के मध्य जो एक नैरो सी है या फिर एक नैरो शैलो सी है, वहां पर एक ब्रिज का फॉर्मेशन करके इस दूरी को ये कम करना चाहता है। इसमें समस्या क्या है? तो जब इस प्रोजेक्ट को, अर्थात इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर वर्क करना प्रारंभ किया गया तो भारत को पता चलता है कि एक्चुअल में यहां पर एक ब्रिज है जिस ब्रिज को नाम दिया जाता है राम सेतु ब्रिज। अब इस राम सेतु ब्रिज की कुछ रिलीजियस आस्थाएं भी हैं, अर्थात कुछ रिलीजन, भारत का एक बहुत ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसे आस्था का विषय मानती है कि भाई यह राम सेतु पुल भगवान राम के द्वारा बनाया गया है, और इसी को आदम का पुल या फिर एडम्स ब्रिज भी नाम दिया जाता है। अब यहां पर यदि इस ब्रिज का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि ये दोनों ही तटों को जोड़ा जाता है, तो इस ब्रिज के फॉर्मेशन के द्वारा या फिर इस मार्ग के निर्माण के द्वारा इस सेतु समुद्रम को इस राम सेतु को खतरा है। ये राम सेतु यदि टूटता है या फिर ये इसको किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पर कुछ आक्रोशित हो सकती है या फिर भारत की रिलीजियस आस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर भारत सरकार विभिन्न विश्व के कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज को और प्रोमिनेंट नेशंस को न्योता देती हैं कि सर, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि यहां पर इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को सफल बना सके और साथ में इस राम सेतु को भी नुकसान ना पहुंचने पाए। इसको मद्देनजर रखते हुए अब यूएसए के बारे में आप जानिए कि यूएसए वह नेशन है जो कि विश्व में कचरा फैलाने के लिए कुख्यात है। यूएसए वह नेशन है जिसके सेक्रेटरी का यह बयान है कि यहां विश्व में यूएसए का कोई मित्र नहीं है, कोई भी परमानेंट मित्र नहीं है और कोई भी परमानेंट शत्रु नहीं है। यूएसए की किसी संबंधित देश के साथ जब तक मित्रता है और जब तक शत्रुता है, जब तक उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट खत्म, फ्रेंडशिप खत्म, और एनिमी यानी कि दुश्मन या फिर शत्रुता खत्म। यहां पर यदि मेरा इंटरेस्ट है तो मैं आपके साथ दोस्ती रखूंगा, यदि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो आप मेरे हैं कौन। यह यूएसए के सेक्रेटरी का बयान है। याद रखिएगा, यह वही यूएसए है जिसने इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान का साथ देते हुए इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन तैनात की थी और रसिया ने हमारा साथ दिया था। यह वही यूएसए है जिसका एंटी इंडिया बयान तो नहीं आया परंतु एंटी इंडिया बयानों पर यह चुप रहा। यह यूएसए इस प्रोजेक्ट में आता है और हमारे लिए यह बात करता है कि सर, मैं आपके लिए यह पूरा ब्रिज फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा, अर्थात यहां पर मैं आपसे किसी भी प्रकार का कॉस्ट नहीं लूंगा। मेरा कॉस्ट इतना रहेगा कि इस क्षेत्र से जो भी कचरा निकलेगा, जो भी अपशिष्ट निकलेगा, उसे मैं अपने साथ यूएसए लेकर जाऊंगा। अब जरा सोचिए कि वह यूएसए जो कि विश्व में कचरा फैलाने के लिए कुख्यात है, किस प्रकार भारत में एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, अपनी स्वार्थपरता को दिखाता है और इस ब्रिज के फॉर्मेशन में निकला हुआ कचरा भी अपने साथ ले जाता है। यह एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह था कि कैसा यूएसए एक्चुअल में कर क्यों रहा है। याद रखें, जब अध्ययन किया गया तो भाभा सर के अध्ययनों के द्वारा यह पता चलता है कि यहां पर एक प्रकार की रेत मिलती है और इस रेत को नाम दिया जाता है एक्चुअल में मोनोजाइट रेत। और इस मोनोजाइट रेत में ऐसे कुछ तत्व विद्यमान हैं जो कि भारत को परमाणु शक्ति बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर इस रेत में मौजूद है यूरेनियम। और भाभा सर ने अपनी स्टडी के आधार पर यह बताया कि एक्चुअल में ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, अर्थात दैट इज ये वाला एरिया कहलाता है हमारा, दैट इज ये है हमारा तमिलनाडु वाला एरिया, और यहां पर इस एरिया में आपको दिखाई देगा दैट इज केरला वाला रीजन। क्लियर? और यहां पर आपको दिखाई देता है एक्चुअल में मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र, अर्थात गल्फ ऑफ मन्नार।
मन्नार की खाड़ी वाला एरिया। एक्चुअल में इन तीनों ही क्षेत्रों पर और मेनली इस मन्नार की खाड़ी पर आपको यह मोनोजाइट रेत बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगी। और इसके पश्चात होमी जहांगीर भाभा सर का कहना था कि मैं भारत को इस एक रिएक्टर बनाकर दूंगा जिस रिएक्टर के द्वारा इस मोनोजाइट रेत से यूरेनियम प्राप्त किया जा सकता है। और उन्होंने यह रिएक्टर बनाया भी, परंतु यह रिएक्टर भारत में पूर्णतः स्थापित हो सकता उससे पूर्व भाभा सर की मृत्यु हो जाती है। इससे पूरे विश्व को लगता है कि भारत का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना हो सकता है अब चकनाचूर हो गया हो। बट याद रखें, इन भाभा सर को मैं महान ऐसे ही नहीं बोल रहा, या फिर इन भाभा सर को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसे ही नहीं कहा जाता, और भाभा सर को इतना प्रोमिनेंट आदमी या फिर इतनी गहरी पर्सनैलिटी ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता। यहां पर चाहते भाभा सर तो सारे पेटेंट अपने पास रख सकते थे, अर्थात जो भी टेक्नोलॉजी इस ब्रीडिंग रिएक्टर में हुई थी, प्रयोग हुई थी, यह अपने पास रख सकते थे। परंतु मृत्यु से पूर्व अर्थात 24 जनवरी वर्ष 1966 को जब इनकी मृत्यु हुई, वियना जा रहे थे, और वियना जाने से पूर्व ही इन्होंने अपने सारे के सारे पेटेंट, इस ब्रीदिंग रिएक्टर के सारे पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए थे। अर्थात यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह पता था कि एक्चुअल में इस ब्रीडिंग रिएक्टर के साथ क्या करना है, इसका प्रयोग किस प्रकार करना है और इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। यह ब्रीदिंग रिएक्टर 3 स्टेजेस में वर्क करता था। अर्थात पहली स्टेज में आपने सुना होगा कि एक साइड से आलू निकालिए, एक साइड से आलू डालिए और दूसरी साइड से सोना निकालिए। यह स्टेटमेंट काफी फेमस है, और यही स्टेटमेंट एक्चुअल में यदि मैं बोलूं तो कुछ खासा वर्क करता है किसके साथ, मोनोजाइट रेत और यूरेनियम के साथ। कि एक साइड से आप मोनोजाइट रेत डालते हैं, दूसरी साइड से थोरियम निकालते हैं, और इस थोरियम का प्रयोग अब आप हेल्थ में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में भी कर सकते हैं, और इसी का प्रयोग आप परमाणु में भी कर सकते हैं। याद रखें, फिर इसी यूरेनियम से, इसी थोरियम से आप शुद्ध यूरेनियम प्राप्त करते हैं। ये टोटल मिलाकर 3 स्टेजेस में फास्ट ब्रीदिंग रिएक्टर वर्क करता है, और इसी स्टेजेस के, इसी फास्ट ब्रीदिंग रिएक्टर के द्वारा भारत के पास अपना ब्रीदिंग रिएक्टर था। ऐसा नहीं है कि विश्व के किसी अन्य नेशन के पास यह फास्ट ब्रीदिंग रिएक्टर नहीं था। यदि बात की जाए तो विश्व के तमाम देश या फिर विश्व के बहुत सारे देशों के पास यह ब्रीदिंग रिएक्टर था। यदि बात करें तो भारत ने की खोज की, परंतु यह भारत का स्वदेशी, पहला स्वदेशी ब्रीदिंग रिएक्टर था, जिसके कारण भारत को अब दूसरे नेशंस की ओर नहीं देखना पड़ रहा था। और यह ब्रीदिंग रिएक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यदि सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम एक्चुअल में सबसे पहले, तो आप पाएंगे कि सर्वप्रथम इसे जर्मन वैज्ञानिकों ने खोजा था। परंतु जब जर्मनी में हिटलर का शासन आया तो हिटलर के शासन के पश्चात यहां जर्मन वैज्ञानिक एक्चुअल में यूएसए शिफ्ट होते हैं, और यूएसए को यह पूरा का पूरा एक प्रकार से जो भी ब्यौरा था यह मिलता है, और उसके द्वारा यूएसए अपना एक एटॉमिक एनर्जी या फिर अपना एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाता है। याद रखें कि इसी के द्वारा फिर पूरे विश्व में धीरे धीरे यह न्यूक्लियर वेपन फैला, और यहां पर सभी देशों को मालूम चला कि एक्चुअल में सभी देश गुप्त ज्ञान के थ्रू अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। और यहां पर भारत को भी समझ में आता है कि एक्चुअल में अब भारत को भी अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर वर्क करने की जरूरत है। भाभा के स्टेटमेंट और एजेंडे से यह साफ जाहिर था कि भाई यहां पर भारत को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए जाने या फिर न्यूक्लियर पावर बनाए जाने पर भाभा तेजी से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि भारत को या फिर भारत ने विश्व के समक्ष यह पहले ही जाहिर कर दिया था, यह पहले ही स्टेटमेंट के द्वारा जाहिर कर दिया था कि एक्चुअल में मैं परमाणु संपन्न राज्य बनूंगा, परमाणु संपन्न राष्ट्र बनूंगा। मैं प्रयोग भले ही ना करूं परंतु मैं बनूंगा अवश्य। क्लियर? जिसके द्वारा यूएसए हताहत था, और यह यूएसए के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी। इसीलिए कहा जाता है कि यदि भाभा सर की मृत्यु यह अचानक हुई थी तो इसके कई डायमेंशन निकल के आते हैं, जैसे कि 1960 से लेकर 1965 तक ये जितने भी स्टेटमेंट चाइना के आए थे, उन स्टेटमेंट का डायरेक्टली प्रभाव पड़ा था या फिर डायरेक्टली उसने मोटिवेट किया था भारत को कि हाँ आप न्यूक्लियर पावर बनिए, क्लियर, या फिर न्यूक्लियर परमाणु संपन्न राज्य बनिए, क्लियर। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए याद रखें कि विभिन्न प्रकार के प्रयास भी हुए, परंतु जब 1966 में भाभा सर की मृत्यु होती है और सारे
जो पेटेंट थे यह भारत सरकार के पास रहते हैं, तो भारत सरकार एक एक करके उनका प्रयोग करती है और जो अंतिम प्रयास किया जाता है यह होता है 1988 को। और जब 1988 में यह प्रयास हुआ तो इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा 2 या फिर पोखरण 2। और यदि इस समय भी आप देखेंगे तो कई कहानियां आपने सुनी होंगी कि यहां पर यूएसए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि एक्चुअल में भारत के अंदर चल क्या रहा है, परंतु वह इस बात का पता नहीं लगा पाया था। और जब यह पूरा प्रोजेक्ट सफल होता है तो यहां पर भारत के एक नेता का बयान भी आता है कि सर, हमने इस पूरे न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग केवल एक देश के लिए किया है और वह देश चाइना है। और ये क्यों? क्योंकि याद रखें, जब 1964 में यह न्यूक्लियर वेपन चाइना के द्वारा बनाया गया था तो चाइना का एक स्टेटमेंट आया था कि अब एशिया में सेकेंड बिगेस्ट पावर चाइना है। अर्थात ये इनडायरेक्टली इशारा था कि भारत नहीं है। और इस बात से भारत के कई और क्षेत्र यानी कि भारत के बहुत सारे लोग हताहत तो थे, परंतु इसी हताहत में भारत ने अपना न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना डाला और अपना एक न्यूक्लियर वेपन बना डाला। परंतु यहां पर ये जो केरला में मिलने वाली रेत थी, इससे परेशान हुए यूएसए ने, कहा जाता है कि सीआईए की मदद से या फिर सीआईए के द्वारा भाभा सर की मृत्यु करा दी। अब हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी हो सकता है कि ये केवल पटकथाएं हों, परंतु सारी बातें इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि सर, यदि हुआ होगा तो ऐसा ही हो सकता है। बहुत सारे चांसेस हैं इसके कि यूएसए का इसके पीछे हाथ हो। कारण यह है कि अभी तक ये कॉन्स्पिरेसी सुलझी नहीं है कि किस प्रकार इन 2 डेट्स के अंदर अर्थात 24 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक एक एक करके उन सभी साइंटिस्ट की मृत्यु होती है जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। याद रखें कि केरला में यह जो मोनोजाइट रेत मिल रही है यह भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नॉट ओनली फॉर केरला, ये उड़ीसा के तट पर, आंध्रा के तट पर भी आपको दिखाई देती है, परंतु प्रोमिनेंटली ये सबसे ज़्यादा आपको मन्नार की खाड़ी वाले एरिया में, भारत की मन्नार की खाड़ी वाले एरिया में दिखाई देगी। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपने रिस्पेक्टेड कमेंट, पॉजिटिव कमेंट यहाँ पर अवश्य छोड़कर जाएं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।